हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम यूनिट 2 का पार्ट 11 करेंगे डिस्कस, जिसके जो टॉपिक है वो है मेथड्स एंड वेज टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस एंड एडोलेसेंट्स बिहेवियर। यानी कि बच्चों का और एडोलेसेंट्स का जो बिहेवियर है उसको समझने के क्या मेथड्स हैं। ठीक है, सबसे पहला और सबसे आसान आता है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। नेचुरल मतलब क्या होता है? जिसमें ज्यादा छेड़छाड़ ना हो, बिल्कुल नेचुरल हो। ठीक है, तो देखो लिखा भी है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा विदाउट मैनिपुलेशन। हमने बिल्कुल भी मैनिपुलेट या कुछ चेंज नहीं किया है। इससे हम नेचुरल सेटिंग में इंसान का कैसा बिहेवियर है, कैसा उसका उठने बैठने बोलने चालने का तरीका तौर तरीका है, उसे हम स्टडी करते हैं। इसमें बिल्कुल हम नॉर्मल एनवायरनमेंट में देख रहे हैं। और ऑब्जर्वेशन आपको पता है ना, किसी को देख कर नोटिस करके हम जो डेटा को पूरा इकट्ठा करते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं, देखो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का ऑपोजिट होता है एनालॉगी ऑब्जर्वेशन, जिसमें सारे फैक्टर्स को मैनिपुलेट करते हैं, उस तरीके से सेट करते हैं जैसे हमें चाहिए हो। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के 3 स्टेप्स हैं: डिस्क्रिप्शन, प्रिडिक्शन एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, पहले डिस्क्रिप्शन देंगे, फिर थोड़ा प्रिडिक्शन एंड देन एक्सप्लेन। इट रिक्वायर्स द मेटिकुलस नोट टेकिंग। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी को नेचुरल उसके एनवायरनमेंट में देख रहे हो तो आप पल पल परख रहोगे, पल पल चीजों को नोटिस करोगे, तो आपको बहुत ही अच्छे से नोट मेकिंग करनी है। इकोलॉजिकल वैलिडिटी होती है इसमें, क्योंकि वो पूरे प्रॉपर बिना मैनिपुलेशन के एनवायरनमेंट में हो रहा है जो भी हो रहा है। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन जो है हैज मल्टीपल ऑब्जर्वर्स ऑफ सेम फिनोमिना, यानी एक ही चीज के बहुत सारे ऑब्जर्वर्स होते हैं। ठीक है, ये देखा जाता है कि कितने हद तक जो ऑब्जर्वर है उसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो दूसरे से सही सहमत बैठ रही है। यानी कि अगर एक ही इंसान को 4 लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो उसके ऑब्जर्वर हुए, तो वो उनकी जो चारों की जो ऑब्जर्वेशन है उस इंसान को लेके, है ना, वो किस हद तक एक दूसरे से मेल खा रही है, इसलिए बहुत सारे फिनोमिना जो ऑब्जर्वर्स हैं वो देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या रहता है? सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम एक इंसान को, एक बच्चे को इकोलॉजिकल टर्म यानी कि जिसमें वो एक्चुअल है उसमें उसको ऑब्जर्व कर पाए। ठीक है, उसकी बहुत सारी सिचुएशंस को हम देखते हैं कि वो कैसे काम करते हैं, कैसे वो अपनी जिंदगी के रोल्स निभाते हैं। इससे हम एक इंसान की प्रॉपर पर्सनालिटी की पिक्चर अपने सामने ला सकते हैं, पूरा उसके बारे में जान सकते हैं कि वो सच में एक्चुअल में कैसी उसकी पर्सनालिटी है। ठीक है, ये मेनी कॉन्टेक्स्ट की बात हुई। सिंगल सोल्यूशन के लिए मैं बात करूँ, सिंगल सोल्यूशन कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत बार क्या होता है, इस चीज में काफी टाइम लगता है। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर जो है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं अलग अलग सिचुएशन में। इस मेथड को ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं, क्योंकि इसमें हम माइन्यूट और छोटी छोटी डिटेल, किसी एक पर्टिकुलर डिटेल को देख रहे हैं और इसके अंदर हम अपने पर्टिकुलर पर्पस को लेकर के हम अलग अलग चीजों के बीच का रिलेशनशिप देख रहे हैं कि एक इंसान इसमें ऐसा उस पूरे डेटा को करेक्ट कर रहे हैं। इसके एडवांटेजेस की बात करूं तो नेचुरल बिहेवियर, अभी मैंने आपको बोला ये नेचुरल रहता है। इससे रिसर्च को वैलिडेट करने में हेल्प मिलती है कि हम अपनी रिसर्च को वैलिडेट कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड का व्यू हमको मिलता है क्योंकि हमने कुछ भी चेंजेस नहीं लाए हैं, और हम अनएथिकल टॉपिक्स को भी पढ़ पाते हैं इस तरह। ठीक है, डिसएडवांटेज ये आउटसाइड इन्फ्लुएंस है, यानी हम इस स्टडी को इन्फ्लुएंस तो बिल्कुल नहीं कर सकते, सबके ओपिनियंस अलग होने वाले हैं। नेचुरल रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि किसी को पता ना लगे कि आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में। इसमें लंबा समय लग सकता है, कुछ भी चीज है तो उसका एग्जैक्ट कॉज ढूंढना काफी मुश्किल होता है। इसी के साथ हम सेकंड पे आते हैं, जो कि है इंटरव्यू। इंटरव्यू किसी के लिए भी नया वर्ड नहीं होगा। क्या होता है? कॉन्वर्सेशन होती है दो लोगों के बीच में, जो ले रहा है इंटरव्यू वो इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यू देने बैठा है वो इंटरव्यूई। ठीक है, इंटरव्यूअर सवाल पूछता है, इंटरव्यूई जवाब देता है, वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन रहती है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं? कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट एग्जिस्टिंग सोशल प्लेटफॉर्म, यानी आप किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हो, आपको किसी रिस्पोंडेंट जो जवाब दे रहा है उसकी इनर फीलिंग्स के बारे में जानना है, या किसी जॉब देनी है, नॉलेज कलेक्ट करनी है, दो ह्यूमंस के बीच का डिस्टेंस कम करना है, सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है, किसी चीज के बारे में नई नॉलेज लेनी है। इन सब चीजों के लिए आप जो है इंटरव्यू लेते हो। ठीक है, इंटरव्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात, इंटरव्यू हमारा गोल ड्रिवन होता है। गोल ड्रिवन से आपको क्या समझ में आता है कि इंटरव्यू जो आपके हैं ना, उसका कोई एक गोल होगा। दो लोगों के बीच में इंटरव्यू चल रहा है तो सबसे पहले उसका गोल पता होना चाहिए कि हम इंटरव्यू ले क्यों रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है हम फालतू के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं हो सकता।
जैसे अगर एक जॉब है, एक जॉब का इंटरव्यू हो रहा है, या फिर एक टीचर का सिलेक्शन का इंटरव्यू हो रहा है, तो मतलब पता होना चाहिए गोल। देन क्वेश्चन आंसर्स, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि आपको किस तरह के क्वेश्चन पुट करने हैं, किस तरह के आपको आंसर्स मतलब उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो आप। ठीक है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होने वाले हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन होने वाले हैं। देन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो है वो बाकी सारे कम्युनिकेशन से थोड़ा स्ट्रक्चर्ड रहता है, क्योंकि इसमें प्रॉपर प्लानिंग प्रिपरेशन होती है, एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है जिसमें चीजें होने वाली हैं। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होती है, क्योंकि ज्यादातर इंटरव्यूअर जो है वही कंट्रोल करके रखता है, उसको पता है कि उसको कैसे लेना है, कितने बजे लेना है, कितनी देर तक लेना है। अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड का मतलब क्या होता है? देखो, इंटरव्यू में क्या होता है, टाइम जो होता है बातें करते समय इंटरव्यूअर और इंटरव्यू के बीच में, वो दोनों अनबैलेंस्ड हो सकता है। ठीक है, इंटरव्यूअर जो है वो 30% टाइम बोलेगा, जबकि जो इंटरव्यूई है, जो देने आया इंटरव्यू, वो कम से कम 70% टाइम बोल रहा है, और ऑब्वियसली वो नहीं बोलेगा तो हमें पता कैसे चलेगा चीजें उससे। तो एक अनबैलेंस्ड वो रहता है। इंटरव्यू के टाइप की बात करूँ तो देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पे, मैंने आपको एक फॉर्म में दिया हुआ है यहाँ पे डायग्रामेटिक व्यू में। सबसे पहले आते हैं अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड यहाँ पे क्या होता है? ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जहाँ पे आंसर की चॉइसेस प्रोवाइडेड नहीं होती है। ठीक है, और यू नो नॉट लाइक अ क्वेश्चन जिसको हम सिंपल यस या नो में बोल सके, बल्कि हमको इसमें अपने शब्द देने पड़ेंगे, जैसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ। अभी अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है, इसका आप ये तो नहीं बोलोगे ना हाँ या ना, नहीं, आपको पूरा प्रॉपर आंसर देना है। स्ट्रक्चर्ड ये एक प्रॉपर सीरीज वाला होता है, एक प्रॉपर रहता है, जैसे सिचुएशनल क्वेश्चन पूछ लिए, या फिर जॉब नॉलेज के बारे में पूछ लिया। ठीक है, देन हमारा इनफॉर्मल इंटरव्यू, कौन सा इंटरव्यू होता है? ये प्लान होता है एंड इज यूज जब आपको स्टाफ की रिक्वायरमेंट अर्जेंटली रहती है। ठीक है, तो आपका फ्रेंड या रिलेटिव जो है एम्प्लॉयर का, वो कैंडिडेट को कहाँ ले जाता है, उस सीधा उस एम्प्लॉयर के घर ले जाए, या फिर उसके बारे में बस नाम पता पूछा, छोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन है वो चीजें पूछते हैं, और बहुत प्रॉपर फॉर्मल चैनल से नहीं रहता। फॉर्मल नाम से पता चल रहा है, एक प्री प्लान इंटरव्यू है, जो कि एक फॉर्मल एटमॉस्फेयर में होता है। ऐसा नहीं इनफॉर्मल की तरह किसी के घर पे हो गया बैठ के, नहीं, प्रॉपर एक जगह पे होगा, प्रोसीजर से होगा, सारी फॉर्मेलिटीज एडवांस में बताई जाएंगी। ग्रुप इंटरव्यू वो इंटरव्यू होता है जो कंपनीज कंडक्ट करती हैं प्री स्क्रीनिंग के लिए, है ना, जब जाते हैं, कभी देखा होगा आपने, एक साथ बहुत सारे लोग बिठा देते हैं और ऐसे कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं डिवाइड करके लोगों में, और उनको बोलते हैं आप बताइए ऐसे करके। ठीक है, देन पब्लिक इंटरव्यू क्या होता है? पब्लिक इंटरव्यू में जो पॉलिटिकल पार्टीज या रेडियो टेलीविजन न्यूज़पेपर्स पे जो इंटरव्यू छपते हैं ना आपके, वो। डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, जब ऑब्जेक्टिव जो है इंटरव्यू का वो हमें किसी चीज की प्रॉब्लम, ठीक है, अगर हमें किसी सोशल प्रॉब्लम का कॉज पता लगाना है, कुछ कारण पता लगाना है, तो हम उसमें डायग्नोस्टिक इंटरव्यू लेते हैं, जिससे हम कोर रीजन तक पहुंच सके। ठीक है, देन आता है हमारा ट्रीटमेंट इंटरव्यू। इसमें हम क्या करते हैं? देखो, डायग्नोस्टिक में हमने रीजन देखा, ट्रीटमेंट के अंदर हम उस चीज के कैसे ट्रीट कर सकते हैं, वो मतलब जो भी है कोई सोशल प्रॉब्लम है, उसको हम ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, उसके बेसिस पे हम इंटरव्यू लेते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव वो रहता है। देन पर्सनल इंटरव्यू, सिंपल, जो एक पर्सनल इंटरव्यू होता है किसी भी चीज के लिए, किसी जॉब के लिए। ठीक है, कमिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड इंटरव्यू, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एक गुड इंटरव्यू के पॉला जे पॉल ओएच मैगजीन ऑफ हिस्ट्री से लिए गए हैं। सबसे पहली बात, जिस भी विषय के आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसके बारे में अच्छे से प्रिपेयर होकर आए, उसकी नॉलेज लेकर आए। सेकेंडली, इंटरव्यूई को, यानी जो इंटरव्यू देने आ रहा है, उससे बहुत ही पोलाइटली बात करें, फ्रेंडली बात करें, जिससे वो कंफर्टेबल हो जाए, नर्वस होकर एक अपना अपॉर्चुनिटी ना मिस करे। नेक्स्ट, ऐसी जगह ढूंढे इंटरव्यू के लिए जहां डिस्ट्रैक्शंस ना हो, जबरदस्ती का शोर शराबा ना हो, ताकि आप ढंग से चाहें तो इंटरव्यू को रिकॉर्ड भी कर सके। ठीक है, इंटरव्यू को सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करें, रश नहीं करना है कि एकदम से आप 10 क्वेश्चंस पुट अप कर दें एंड आगे वाला इंसान दे ना पाए उसका जवाब। जितना हो सके ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछिए। ठीक है, इससे इंटरव्यू जो है वो आपको स्टोरीज बता पाएंगे। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कौन से होते हैं जिसका जवाब हाँ या ना है, लेकिन आप एक इंटरव्यू के अंदर हाँ या ना से नहीं जांच सकते हो इंसान को। ठीक है, क्लियरली बोलिए, इंस्ट्रक्ट, जब भी आप क्वेश्चन बना रहे हैं प्रॉपर उसको पेपर पे लिख के रखिए, ताकि ना पूछते समय दिक्कत हो, ना जवाब देते समय उस इंसान को कोई भी दिक्कत रहे। ध्यान से सुनिए कि इंटरव्यू बोल क्या रहा है, फिर अपना फॉलो अप क्वेश्चन पूछिए, ये नहीं कि बात काट काट के अपनी बात बोले। कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना है अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बीच पे, आपको बस कंक्लूजन जो है ना वो आप अपने तक रखो, और बाद में चाहिए तो फीडबैक में दो, समराइज करते समय उसको समराइज करने दो, मतलब गिव देम इक्वल चांस टू स्पीक।
इंटरव्यू के प्रोसेस क्या होते हैं? सबसे पहली बात, इंटरव्यू हम प्रिपेयर करते हैं कि सेटअप कहाँ रहेगा, देन उसका इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक कौन से टाइप ऑफ इंटरव्यू हम करने वाले हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, कैंडिडेट के बारे में जान लीजिए, पढ़ लीजिए किसका इंटरव्यू भी हम लेने वाले हैं, फिर हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन उससे चाहिए। हमेशा कोशिश करो अपने लिए राइट इंटरव्यूअर्स मतलब जो है वो चुने होने चाहिए, और जो कैंडिडेट है वो भी उसके एप्लीकेशन के स्कोर्स, टेस्ट स्कोर्स के बेसिस पे ही हम ले, ठीक है, जिससे किसी का भी टाइम ना वेस्ट हो। इंटरव्यू के असेसमेंट फॉर्म्स हमारे पास पहले से होने चाहिए, एक पर्टिकुलर फिजिकल पोजीशन हमारे पास होनी चाहिए अच्छी, जहाँ पे प्राइवेट एकदम कंफर्टेबल लोकेशन है, साफ होनी चाहिए, समय पे इंटरव्यू स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक कैंडिडेट के साथ एक रैपो बनी है आपकी, आप सीट ऑफर करें उसे, ओपन क्लोज दोनों तरह के क्वेश्चंस पूछें, ठीक है, ज्यादातर आपने क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछे, लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर यूज करें, प्रॉपर क्लोजिंग द इंटरव्यू को, ठीक है, कमेंट्स शुरू में बाद में जो भी आपको अपने देने हैं। एडवांटेजेस इसके ये रहते हैं, आप एक रिलेशनशिप बना पाते हैं जिसके साथ आप इंटरव्यू ले रहे हैं, दो लोगों के बीच में आप, कैंडिडेट्स काफी सारे आपको मिलते हैं तो उनमें से सूटेबल सिलेक्शन कर पाते हैं, इंफॉर्मेशन काफी रहती है, समय बच जाता है, हाथों हाथ आप पता लग जाता है कि ये सूटेबल है या नहीं है, ज्यादा कॉस्ट नहीं आती है, हम एनालिसिस कर सकते हैं इंसान का, और फ्लेक्सिबल रहता है। डिसएडवांटेजेस इसके ये रहते हैं कि, डिसएडवांटेजेस क्या रहते हैं इंटरव्यू के, सबसे पहली बात, एक क्लियरली हम इवेलुएट नहीं कर सकते हैं कि हमारे जो आंसर्स हैं उनकी वैलिडिटी क्या है। आपने एक बंदे से आगे सवाल पूछा, उसने उसका जवाब दिया, वो कितना सच कितना झूठ है, उसकी थोड़ी सी वैलिडिटी कभी कभार करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। फिर स्कोरिंग सिस्टम हमेशा अलग होता है, कोई इंसान किसी बेसिस पे स्कोर करता है, कोई किसी बेसिस पे स्कोर करता है, ठीक है। हम लोग एक इंसान की पर्सनालिटी तो चलो जज कर लेंगे इंटरव्यू में, लेकिन उसकी काम करने की क्या क्षमता है, हो सकता है आपको उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगे लेकिन वो उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए उतना केपेबल नहीं है, तो वो चीज, फिर उसके बाद थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कभी कभार ये, ठीक है। सूटेबल कैंडिडेट जो है उनको हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि रिटन टेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है इंटरव्यू से, टाइम कॉन्स्ट्रेन कभी कभार इंटरव्यू लेने के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है, और इंटरव्यू कितना अच्छा होने वाला है वो हमारी इंटरव्यूअर्स की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे से ले रहे हैं, वो बीच में अपने पर्सनल मुद्दे नहीं ला रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रह रही है, और प्रॉपर अटेंशन के साथ इंटरव्यू लिया जा रहा है, ठीक है। तीसरा आएगा हमारा रिफ्लेक्टिव जर्नल्स। रिफ्लेक्टिव जर्नल्स क्या होते हैं? ये हमारी नोटबुक्स हो गई या पेपर, आपके पीसेस ऑफ पेपर हो गए जो कि बच्चे यूज करते हैं जब वो अपने बारे में, अपने सोच विचार के बारे में लिखते हैं। इसमें वो अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपनी फीलिंग्स इनको लिखते हैं और अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं, ठीक है। इससे बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अपने राइटिंग स्किल्स को प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। अपने आप को रिफ्लेक्ट, मतलब आप अपने अपने आप को लिख कर समझोगे आप कैसा करते हो, अपने पूरे प्रॉपर अपने आप को और जानोगे, ठीक है। ये बच्चों की सोच को बढ़ाने के लिए एक तरीके का विंडो है। जर्नल्स कब इंफॉर्मेटिव बन जाते हैं, जब एक इंपॉर्टेंट टूल बन जाते हैं जिससे टीचर को बच्चों के बारे में, उनकी लर्निंग प्रोसेस और प्रोग्रेस के बारे में जानने का एक बहुत ही अच्छा मौका मिलता है। लर्नर्स डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि उनको क्या पता है, उनको क्या दोबारा देखना है, दोबारा पढ़ना समझना है। बच्चे अपनी सोच को पेपर पे लिखना सीख जाते हैं कि वो कैसे अपने चीज को रिफ्लेक्ट कर सके लिखने में, ठीक है, राइटिंग में। वो अपनी सोच के बारे में और सोचने लग जाते हैं, अपनी उस प्रोसेस को, उस चीज को पेपर पे, कागज पे उतार पाते हैं। स्टूडेंट्स जो है वो अपनी पर्सनल वैल्यूज को डेवलप कर पाते हैं, ठीक है, कि मतलब मुझे ये नहीं पसंद, ये मुझे पसंद है, इन चीजों के भी आगे, मतलब इन चीजों के कंक्लूजन्स पे भी आ पाते हैं। लिखते कैसे हैं हम रिफ्लेक्टिव जर्नल को? सबसे पहली बात तो, रिफ्लेक्टिव जर्नल लिखने से पहले हमें बच्चों को इनकरेज करना पड़ेगा कि वो अपने अपने बेसिस पे कुछ सोचना शुरू करें, अपने दिमाग को चलाएं, सोचें। इट शुड बी रिटन, कैसे हम लिखेंगे ये, तेज तेज पढ़ के या डिबेट करके, ये जान के कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। मेन आइडिया क्या रहता है इसका, कि बच्चों को पता होना चाहिए कि कैसे अपनी सोच को कागज पे उतारना है, ठीक है। जो एंट्रीज हैं वो हम आर कवर्ड इन द क्लासरूम, क्लासरूम में कवर होती हैं, और बच्चों के बीच में उनकी जिंदगी और उनके अपने वर्ल्ड जो है उसके बारे में लिखना, उसके बारे में सोच के लिखने को, एक्सप्रेस करने को बोला गया है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव जर्नल जो है वो क्या इनकरेज करते हैं बच्चों को, दे इनकरेज दी ओन पर्सनल वैल्यूज, ठीक है, मतलब बच्चा जब अपनी खुद की पर्सनल वैल्यूज को डेवलप करता है। स्टूडेंट्स को कंसिडर करना चाहिए कि उनको पर्सनली वो क्या सोचते हैं, वो क्या फील करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि सीधा जो टीचर ने बोला बस वही लिख दिया, वही कर दिया। जर्नल से, जर्नल प्रॉम्प्ट्स एंड क्वेश्चन शुड नॉट बी सुपरफिशियल, यानी कि मतलब ये नहीं ऊपर ऊपर के सवाल जवाब नहीं, बल्कि
प्रॉपर बच्चों की जो गहरी सोच है, जो उनके विचार हैं, उसको निकाल के लाना चाहिए। क्वेश्चंस जो है वो वेग यानी ऐसे फिजूल के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। जर्नलिंग हमें एक रेगुलर एक्टिविटी की तरह करना चाहिए। ठीक है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसकी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स शुड कीप देयर जर्नल इन अ फोल्डर, अपने जर्नल्स को एक फोल्डर या स्पाइरल में रखें। इससे बच्चे देख सकते हैं कि उन्होंने उस समय क्या लिखा था। देन एक सिस्टम होना चाहिए जो वो हर एंट्री को रखे कि मतलब हमें पता है ना, कि हमें ऐसे ऐसे लिखना है, इतना हमारा टाइम फ्रेम है। देन सम स्टूडेंट्स विल वांट टू हैव अ टाइम टू रिफ्लेक्ट, यानी उनको लिखने से पहले सोचने समझने का समय चाहिए। तो एक टाइमर होना चाहिए जिससे उनको पता चले कि अब आपके सोचने का समय है, अब आप हो गया, अब आपको लिखना चाहिए। ठीक है। बच्चे के ग्रेड के हिसाब से, किस ग्रेड में वो है उसके हिसाब से उनको जनरल रखने की एक इजीली एक्सेसिबल प्लेस मिलनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स आता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? देखो, ये रिकॉर्ड्स बच्चे की जो इम्पोर्टेंट एपिसोड्स हैं उसका जो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है वो प्रिपेयर होता है किसके द्वारा? टीचर्स के द्वारा। ठीक है। टीचर्स जब डेली सुपरविजन करते हैं बच्चों के बिहेवियर का, उनके काम करने की चीज़ों का, एंड वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को जो टीचर ऑब्जर्व करके एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाते हैं उसको हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है। ये टीचर रेगुलर बेसिस पे करते हैं और इसमें कोई प्रिपरेशन नहीं चाहिए एज सच, कोई बहुत सारा काम नहीं करके रखना है। ये टीचर जो है यूजुअली भी रोज़मर्रा में कर सकते हैं। ठीक है। जैसे किसी भी पर्टिकुलर इंसिडेंट पे टीचर ने ऑन द स्पॉट बच्चे का जो भी नेचर ऑब्जर्व किया एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के अंदर, उसे टीचर रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके टाइप्स क्या होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं इसके। देखो, जिसमें नंबर फर्स्ट टाइप के अंदर जिसमें सिर्फ जो भी बच्चे हैं उसका बिहेवियर को ऑब्जेक्टिवली पढ़ा जाएगा। ठीक है, बस। सेकंड के अंदर कुछ कमेंट्स भी दिए जाएंगे, उसका जो बिहेवियर है उसके डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कुछ कमेंट्स, कुछ टिप्पणियां भी होंगी। थर्ड के अंदर कमेंट्स तो होते हैं, डिस्क्रिप्शन भी होती है, साथ ही साथ कुछ रेमेडीज, यानी अगर उन्होंने देखा, आपने बच्चे का बिहेवियर देखा, उससे रिलेटेड आपको कुछ रेमेडीज देनी है कि इसमें बच्चा इस तरह कर सकता है, इसको ठीक करने के लिए ऐसा कर सकता है, वो भी दिए जाते हैं। और फोर्थ के अंदर सब कुछ, यानी रेमेडीज, इसके बेनिफिट्स, डिसएडवांटेज, सब कुछ आ जाता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर स्टेप्स क्या रहते हैं? सबसे पहले तो कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चे जिसकी आप स्टडी कर रहे हैं, जिसका आप बिहेवियर देख रहे हैं, वो कोऑपरेटिव नहीं होगा तो आप उसके इंटरेस्ट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। ठीक है। टीचर्स को बोला जाता है कि वो डिजायरेबल डिस्क्रिप्शन लिखे। कभी कभार हमने देखा है कि टीचर एक्सेस में बहुत सारा डिस्क्राइब कर देते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर एक फॉर्म बनता है जिसके 4 कॉलम रहते हैं। पहले कॉलम में आपका क्या रहता है? डेट आती है। दूसरे में जगह आएगी, कहाँ पे हो रहा है। तीसरा वो इंसिडेंट होगा या एपिसोड होगा, वाक्य जो कि आपने देखा। और चौथे में हम कमेंट्स देते हैं। टॉप पे जिसकी बात हो रही है, जिस भी बच्चे की, उसका नाम आएगा। ठीक है। जितनी चीजें हैं टीचर जो ऑब्जर्व करके रिकॉर्ड कर सकती है वो चीज टीचर कर ले इसके अंदर। बाकी मतलब देखो, फिजूल की चीजें तो छोड़ दें, वो तो ऑब्वियसली कोई टीचर नहीं लेगा उसमें। बट देन क्योंकि टीचर को क्लास के अंदर भी ध्यान देना है, यही नहीं कि बस ऑब्जर्व करना है, उनको पढ़ाने पे भी ध्यान देना है। उसके बाद जो भी हमारा डेटा है इसको हमें तरीके से एक ऐसी जगह पे कलेक्ट करना है, स्टोर करना है, ताकि बाद में जब भी रेफर करना हो हम इस रिकॉर्ड को अच्छे से रेफर कर सके। और इसी रिकॉर्ड को बाद में जब कोई काउंसलर चाहे तो वो एक बार देख सके, समझ सके। ठीक है। उसको बच्चे के बिहेवियर के बारे में पता चलेगा। इसकी क्वालिटीज क्या होती है? ऑब्जेक्टिविटी, यानी ये ऑब्जेक्टिव मतलब एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव होता है इसका, उसके बेसिस पे करते हैं। कंप्लीट व्यू, प्रॉपर एक पूरा व्यू देता है हमको इन्फॉर्मेशन का। हमें बैकग्राउंड नॉलेज की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि क्या है, मतलब बच्चे का जो भी, अगर हम कुछ देखना चाहते हैं तो सारी ऑब्जर्वेशन उठा के पढ़ सकते हैं हम। ठीक है। डिस्कवरी एनेक्डोटल रिकॉर्ड के एडवांटेजेस क्या रहते हैं? द रिकॉर्ड क्रिएट्स इंटरेस्ट इन टीचर्स फॉर द पीपल, यानी कि टीचर के अंदर बच्चों को लेके इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। इससे बच्चों का और टीचर का रिलेशनशिप स्ट्रांग रहता है। इससे बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम फेस हो रही है उसको हाईलाइट कर पाते हैं, जिससे हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट कर पाएंगे। ठीक है। जब भी कोई नई टीचर आएगी वो उन बच्चों का रिकॉर्ड बड़ी आराम से जल्दी से पढ़ के बच्चों के बारे में जान सकते हैं। और इसी एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के हिसाब से अगर हमें लगता है करिकुलम में कोई चेंजेस लाने चाहिए, हम ला सकते हैं। ठीक है। काउंसलर बच्चों की ये रिकॉर्ड्स पढ़ के उनके बारे में बड़े अच्छे से उनकी दिक्कत समझ और जान सकते हैं, और बच्चों पे ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है। इसके डीमेरिट्स क्या रहते हैं? इसको मेंटेन करने में डिफिकल्टी आती है, बहुत रिकॉर्ड्स हैं। इंटरप्रिटेशन में डिफिकल्टी आएगी, यानी हर इंसान अपने हिसाब से इसको समझेगा, इंटरप्रेट करेगा। ठीक है।
कभी कभार अनडिजायरेबल बिहेवियर जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है और जो उतना अच्छा नहीं है जानने के लिए, वो भी रिकॉर्ड होता है। ऑल टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड ओन रिएक्शंस। ओन रिएक्शंस यानी कि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक चीज़ को देख के नोटिस कर रहे हो, आप उसमें क्या पता कैसे देख रहे हो, आपका नज़रिया कैसा है, क्योंकि आप ऑब्जर्व तो अपने हिसाब से ही करोगे ना, है ना। और इसमें मतलब सबकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन आएगी, अपना अपना रिएक्शन आएगा, तो वो चीज़ आपकी रहेगी एक चीज़ डिसएडवांटेज। और हर तरह के डिस्क्रिप्शन को इसमें लिख दिया जाता है, तो कभी कभार एक्सेस या फिर ओवर ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे। तो दैट इज ऑल फॉर दिस। इसके अंदर हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, तो आई होप आपको समझ में आए हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप